हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम करेंगे जर्नल एंट्रीज से ही रिलेटेड कुछ और टिपिकल जर्नल एंट्रीज। बट बिफोर मूविंग ऑन, लेट मी रिमाइंड यू कि इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल येट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली फटाफट से जल्दी से वो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन जरूर प्रेस कर दीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मोर अपडेट्स के बारे में पता चलता रहे। ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। तो आज हम हमारे टॉपिक को मूव ऑन करेंगे। हम आज कुछ जर्नल एंट्रीज प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, हमने लास्ट वीडियो में ट्रेड डिस्काउंट से रिलेटेड ही कुछ जर्नल एंट्रीज की थी और मैंने आपको पहले की कुछ वीडियोस में कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट दोनों का जिक्र किया था। तो आज हम कुछ ऐसी जर्नल एंट्रीज देखेंगे। थोड़ी सी अब हमारी जर्नल एंट्रीज मुश्किल होती चली जाएंगी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो आज हमने थोड़ा सा लेवल जो है वो और अप किया है और आज हम इन दोनों को कवर करेंगे कि कुछ ऐसी एंट्रीज होती हैं जिनमें हमें ट्रेड डिस्काउंट भी दिया होता है और कैश डिस्काउंट भी दिया होता है। देखो, सबसे पहले तो आप ये चीज समझो कि अगर आपको ये दोनों अकाउंट्स दिए हुए हों, दोनों डिस्काउंट्स अगर दिए हुए हों, तो दोनों डिस्काउंट्स में से सबसे पहले हमने कौन सी वाली कटौती को कंसीडर करना है। देखो, फर्स्ट नंबर पर आएगा ये और सेकंड नंबर पर आएगा ये। इसका मतलब सबसे पहले आपने ट्रेड डिस्काउंट को ट्रीट करना है। जब ट्रेड डिस्काउंट की कटौती हम काट चुके होंगे उसके बाद हमने देखना है कि कैश डिस्काउंट का रूल लगेगा या नहीं लगेगा और कटौती होगी या नहीं होगी। बाकी बेसिक कंसेप्ट्स आपने दिमाग में रखने ही हैं जो हमने थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी करे हैं और लास्ट वीडियो में भी समझे थे कि ट्रेड डिस्काउंट को हमने सिर्फ वर्किंग में सिर्फ कटौती के तौर पर काटना होता है, लेकिन हमने इन्हें जर्नल एंट्रीज की फॉर्म में शो नहीं करना होता है। लेकिन अगर आपको याद हो तो जो थ्योरेटिकल पॉइंट्स हमने किए थे उसमें हमने समझा है कि कैश डिस्काउंट को हम काटते भी हैं, मतलब रिडक्शन शो भी करते हैं, और हम जर्नल एंट्रीज में भी डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव्ड जो भी केस हो उसके अकॉर्डिंगली कैश डिस्काउंट को शो भी किया जाता है जर्नल एंट्रीज में। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, सोल्ड दी गुड्स टू रमेश फॉर कैश। अब देखो, पहले सिर्फ यहां तक की ट्रांजैक्शन पढ़कर अपने दिमाग में समझो कि इस ट्रांजैक्शन में क्या रमेश का नाम आएगा। ऑब्वियसली है कि नहीं आएगा, क्योंकि हमें स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दिया गया है कि हमारी ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट बेसिस की नहीं है, उधार वाली नहीं है। ये ट्रांजैक्शन हमारी, ये जो लेन देन हमें दिया हुआ है ये हमारा नकद वाला है, कैश वाला है। तो इसलिए हमने जर्नल एंट्री किस चीज के बेसिस पर पास करनी है कि हमने माल बेचा है और नकद के बेसिस पर बेचा है, मतलब कैश बेसिस पर बेचा है। अब देखो आगे आपको क्या क्वेश्चन बता रहे हैं। द लिस्ट प्राइस ऑफ दीज गुड्स इज ₹2000। अब जो सूची मूल्य है वो आपको कितना बता रखा है, 2000 रुपीज। ट्रेड डिस्काउंट आपको 5% दे रखा है, कैश डिस्काउंट आपको 10% भी लिखा हुआ है और लिखा हुआ है कि ये 10% का कैश डिस्काउंट आपने उसे अलाउ किया है, तभी तो आपकी कैश बेसिस पर आई है। हम कैश डिस्काउंट अलाउ ही तब करते हैं ना जब तुरंत हमें भुगतान मिल जाए। प्रॉम्प्ट पेमेंट रिसीव करने के लिए, क्विक पेमेंट रिसीव करने के लिए हम कैश डिस्काउंट्स अलाउ करते हैं। तो अब देखिए बहुत ही ध्यान से, पहली बात तो ये, अगर आपको क्वेश्चन में यहाँ ये लिस्ट प्राइस ना भी लिखा हुआ होता, आपको लिखा होता दी वैल्यू ऑफ दीज गुड्स इज ₹2000 या सोल्ड गुड्स टू रमेश फॉर कैश कॉस्टिंग या अमाउंटिंग ₹2000, अगर इस तरीके से लिखा हुआ होता तब भी आपने इस अमाउंट पर पहले ट्रेड डिस्काउंट अगर दिया हुआ है तो उसे जरूर माइनस करना ही करना है। ठीक है, तो अब देखो बहुत ही ध्यान से, पहले एंट्री समझो। एंट्री में आपको एक तो कैश दे रखा है, एक हम माल बेच रहे हैं तो मतलब सेल्स एग्जिस्टेंस में आ रही है।
अब बाकी का जब ये पोर्शन हमने पढ़ा तो हमें पता चला है कि एक कैश डिस्काउंट है जो एग्जिस्टेंस में आ रहा है। जब हम माल बेचते हैं, कैश हमें मिलता है, हम सामने वाले को डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं। डिस्काउंट अलाउड हमारा नुकसान है और नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है, नाम मात्र खाते का जो रूल है वो क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो इसलिए डिस्काउंट अलाउड को डेबिट कर लिया जाता है। ठीक है, तो अब देखो मैं पहले आपको वर्किंग नोट्स देखने के लिए कहूंगी। देखो लिस्ट प्राइस है 2000। मैंने आपको क्या बताया है कि ये ट्रेड डिस्काउंट जो व्यापारिक छूट है वो भी एक कटौती है, जो कैश डिस्काउंट यानी कि जो नकद छूट है वो भी एक कटौती है। अकाउंट्स में हम जब भी वर्किंग्स बनाते हैं, वर्किंग नोट्स बनाते हैं, तो जो ब्रैकेट वाली चीजें होती हैं ना, वो माइनस वाली चीजें होती हैं। तो देखो बहुत ही ध्यान से, मैंने अभी अभी आपको स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो में सीक्वेंस बताया है कि हमने किसे पहले ट्रीट करना है। हमने पहले ट्रेड डिस्काउंट को ट्रीट करना है, फिर कैश डिस्काउंट को ट्रीट करना है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने पहले ट्रेड डिस्काउंट को ट्रीट किया है जो कि 5% था। तो 2000 में से 5% मैं माइनस कर दूंगी, 100 रुपए माइनस हो जाएगा। ये जो 1900 है वो मेरी एक्चुअल सेल वैल्यू निकली है। इस 1900 पर मैंने कैश डिस्काउंट अलाउ किया है कि मैं उसे 10% कैश डिस्काउंट अलाउ कर रही हूं और 19 रुपए की और कटौती हो जाएगी। तो ये जो 1881 हमारे पास आया वो है हमारा कैश रिसीव्ड। अब कैश एसेट होता है, ये रिसीव हो रहा है, तो एसेट्स का रूल क्या कहता है, डेबिट बट कम्स इन, क्रेडिट बट गोज आउट, क्योंकि एसेट्स जो हैं वो रियल अकाउंट के अंडर कवर होते हैं और रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट बट कम्स इन, क्रेडिट बट गोज आउट। तो जब ये रिसीव हो रहा है तो ये इन हो रहा है, आ रहा है, तो इसलिए कैश को हमने क्या करना है, डेबिट कर देना है। ऑन दी अदर हैंड देखो जो डिस्काउंट अलाउड है, डिस्काउंट अलाउड मैं अभी अभी आपको समझा के हटी हूं कि इसे हमने क्या करना है, डेबिट करना है। तो इसलिए डिस्काउंट अलाउड को मैंने डेबिट कर देना है। अब ये देखो गलती से भी ये डिस्काउंट मत लिख देना, क्योंकि आपको क्या बताया था, ट्रेड डिस्काउंट जर्नल एंट्री में नहीं आएगा, जबकि कैश डिस्काउंट जर्नल एंट्री में आएगा। तो डिस्काउंट अलाउड ये वाला शो करना है, 19 रुपए वाला ये नहीं शो करना है। और जो हमारी सेल्स के अकाउंट है, जो क्रेडिट होंगी, क्रेडिट बट गोज आउट का रूल लगाकर जो माल जा रहा है वो 1900 लिखा जाएगा। ये हम पिछली कुछ एंट्रीज में, जो पिछली कुछ वीडियोस में हमने की थी, लास्ट वीडियो में ही हमने की थी ये एंट्रीज, तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर इसमें वैल्यू आती है। आई होप कि ये जो फर्स्ट क्वेश्चन आज हमने किया, जिसमें कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट दोनों का जिक्र था, ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है एक्सक्यूज मी, जो है सोल्ड गुड्स टू एस फॉर कैश वर्थ ₹10,000 at trade discount of 10% and cash discount of 2%, received half of the amount in cash। देखो जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें हमें ये लाइन नहीं लिखी हुई थी, हमें सिर्फ यहां तक की कवरेज थी कि हमने गुड्स सेल की हैं, कैश बेसिस पर की हैं, और इतना ट्रेड डिस्काउंट है और इतना कैश डिस्काउंट है। लेकिन अब हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये जो एक लाइन और एक्स्ट्रा दे दी है कि आधा हमें कैश में मिल गया है, तो आधा जो नहीं मिला है वो आपको पता होना चाहिए, वो उधार वाली ट्रांजैक्शन मानी जाएगी। कहीं ये मत सोचना कि हमने ऊपर फॉर कैश तक पढ़ लिया था तो सारी ट्रांजैक्शन ही कैश वाली है, नहीं। इसके बारे में डिटेल हमें नीचे ये लाइन बता रही है कि हाँ हमें कैश मिला तो है, लेकिन आधा मिला है, आधा नहीं मिला है। इसका मतलब जो आधा नहीं मिला है वो उधार है। वो क्या है, उधार है, यानी कि क्रेडिट बेसिस की वो ट्रांजैक्शन है।
अब देखो बहुत ही ध्यान से, जर्नल एंट्री बताने से पहले वर्किंग नोट्स समझिए। लिस्ट प्राइस हमें 10,000 दे रखा है, ट्रेड डिस्काउंट हम 10% का माइनस कर देंगे, तो जो सेल वैल्यू हमारे पास निकलेगी वो 9,000 आएगी। और आपको मैंने अभी अभी लास्ट क्वेश्चन में क्या बताया है कि 9,000 रुपीज जो सेल्स वैल्यू के आगे लिखा हुआ आता है, हमारे सेल्स अकाउंट में 9 उतनी वैल्यू ही आती है, तो इसलिए मैंने सेल्स अकाउंट में 9,000 लिखा है। आप देखो बहुत ही ध्यान से इसका डिवीजन, 50% हमें कैश मिला था, इसका मतलब 50% की ये जो हमारी ट्रांजैक्शन है वो किस बेसिस की है, वो क्रेडिट वाली है। अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगाकर सोचो कि ये मैंने सेल की है और ये मेरी क्रेडिट वाली है, जिनको हम उधार पर सेल करते हैं वो हमारे क्या बन जाते हैं, वो हमारे डेटर बन जाते हैं, ठीक है ना। और जिनसे हमने पैसा लेना होता है वो इंडिविजुअल हमारे लिए हमारी एसेट बनते हैं, डेटर्स हमारी एसेट बनते होते हैं। एसेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया तो देखो सिंपल सी एक बात, हमें इस क्वेश्चन में एस एक पर्सन दे रखा है, जो उधार वाली ट्रांजैक्शन है उसके बेसिस पर देखो ट्रांजैक्शन क्या बनती है, ट्रांजैक्शन यही बनती है ना, सोल्ड गुड्स टू एस ऑन क्रेडिट। अब अगर मैंने एस को गुड्स बेच दिए तो एस क्या बन गया, रिसीवर ऑफ गुड्स, यानी कि प्राप्तकर्ता। अब हमने रूल क्या पढ़ा है पर्सनल अकाउंट का कि डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, लेकिन यहाँ पर कौन है, ये रिसीवर है, ये प्राप्त करता है, तो इसलिए हमें हमारे डेटर को, हमें एस को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। अगर आपको जो मैंने पहले कंसेप्ट बताया है वैसे समझ में आता है तो समझ लो कि हम हमारे डेटर को डेबिट करेंगे, यानी कि एस को डेबिट करेंगे। अगर आपको ये वाला कंसेप्ट कंफ्यूजिंग वाला लगा तो आप इस तरीके से भी समझ सकते हो, इसमें तो सीधा ही पर्सनल अकाउंट का रूल लगाकर आपको डायरेक्टली ही समझ में आ रहा है कि एस को हम डेबिट करेंगे। आई होप कि ये पार्ट आपको समझ में आ गया, ये 50% वाला। अब देखो जो हमारे पास ये 50% कैश नेचर वाली ट्रांजैक्शन है, इस पर डिस्काउंट मिलेगा हमें कैश वाला, याद रखना क्रेडिट वाली पर नहीं मिलेगा, हमें कैश वाली पर आधा जो बचता है 4500 उसमें हमने कैश डिस्काउंट की कटौती देनी है। और कैश डिस्काउंट था कितना, ध्यान दो, सिर्फ 2% था, तो हम 4500 पर 2% निकालेंगे तो वो 90 रुपीज आएगा, और 90 रुपीज को हमने जब माइनस कर देना है तो इतना हमारे पास कैश रिसीव्ड आ गया। तो जैसे पिछली एंट्री थी बिल्कुल उसी की तरह ही है, सिर्फ एक हल्का सा फर्क क्या है, इस बार एस बी साथ में डेबिट होकर डेटर बन रहा है, तो इसलिए जितना कैश में मिल गया उतने से कैश को डेबिट कर लो, डेबिट व्हाट कम्स इन का रूल लगाकर। जितना हमने उसे डिस्काउंट अलाउ किया, कौन से वाला, कैश डिस्काउंट वाला, याद रखना ट्रेड को नहीं शो करना जर्नल एंट्री में, कैश को शो करना है, तो हम कैश को डेबिट कर लेंगे और एस हमारा डेबिट होकर डेटर बनेगा, या यूं कह लो एस जो है वो रिसीवर ऑफ द गुड्स है। तो जो आधी क्रेडिट बेसिस वाली ट्रांजैक्शन थी उसके लिए हम एस को डेबिट कर लेंगे 4500 से, और टोटल देखो वही 9000 बन रहा है जो यहां मैंने आपको कहा था सेल वैल्यू में जितनी अमाउंट हो वही सेल्स अकाउंट में आएगी। डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, डुअल एंट्री का एस्पेक्ट भी पूरा हो रहा है। आई होप कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब हम मूव ऑन करेंगे हमारी नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो परचेजेस से रिलेटेड है। देखो जो दो एंट्रीज मैंने आपको सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताई है ना, अब बिल्कुल उसी तरह से ही दो एंट्रीज मैं आपको दो ट्रांजैक्शंस और बताऊंगी, लेकिन वो इस बार परचेज के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। तो देखो परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ऑफ द लिस्ट प्राइस ₹10,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। इसमें कोई वो 50-50% वाला अभी कोई रूल नहीं है, सिंपल सी बात है कि हमने गुड्स परचेज की हैं
कैश बेसिस पर परचेज की हैं और 10,000 उनका सूची मूल्य था, इतना 10% ट्रेड डिस्काउंट है और 5% का कैश डिस्काउंट है। पहले प्रेफरेंस किसको देनी है? ट्रेड डिस्काउंट को। फिर प्रेफरेंस किसको देनी है? कैश डिस्काउंट को। इसका मतलब 10,000 में से पहले 10% काट दो ट्रेड डिस्काउंट, तो आपके पास कितनी वैल्यू निकल आई? 9,000 रुपीज। और इस बार ये सेल वैल्यू नहीं, ये इस बार कौन सी वैल्यू है? परचेज वैल्यू। ठीक है, अब देखो ध्यान से, हमने 5% का कैश डिस्काउंट देना है, तो हम किस अमाउंट पर देंगे? जो काट कर हमारे पास 9,000 आया उसका 5%, 9,000 का 5% अगर आप कैलकुलेट करके देखोगे तो इट विल बी 450 रुपीज। ठीक है, तो हम 450 रुपीज को माइनस कर देंगे और हमारे पास जो इस बार पेड, कैश रिसीव नहीं, कैश पेड, इस बार हमने जो कैश पे किया वो कितना आ गया? 8550। तो कुछ इस प्रकार से अब हमारी जर्नल एंट्री होगी। अब बहुत ही ध्यान से देखो, इस बार सोल्ड गुड्स नहीं है, इस बार परचेज्ड गुड्स है। तो जब गुड्स परचेज करते हैं तो परचेजेज अकाउंट ओपन होता है और ये हमेशा डेबिट होता है, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन, तो परचेजेज अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और ये जो परचेज वैल्यू थी वो उसमें आएगी। जितना कैश हमने पे किया है उतना क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जा रहा है उसे क्रेडिट कर दो। रियल अकाउंट का रूल, ठीक है, वास्तविक खाते का वाला रूल लगाकर हम कैश को क्रेडिट कर देंगे। जितना कम हमें देना पड़ा वो हमारा फायदा हो गया। इसका मतलब ये जो इस बार ये डिस्काउंट जो है वो डिस्काउंट अलाउड की बजाय क्या बन जाएगा? डिस्काउंट रिसीव्ड बन जाएगा और 450 को हम क्रेडिट कर देंगे। फिर से हमारी डेबिट का टोटल हमारी क्रेडिट के टोटल के बराबर आ जाएगा। आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब बिल्कुल फिर से उसी तरह से जिसमें कुछ पोर्शन हमें दिया हुआ है कि कितना हमने पे किया है और कितना नहीं हमने पे किया है, तो जितना नहीं पे किया होगा वो हमारी उधार वाली ट्रांजैक्शन बन जाएगी। देखो, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रिचा फॉर ₹60,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। तो देखो, पहले वर्किंग नोट्स ही समझो। हमें लिस्ट प्राइस कितना दे रखा है? ये देखो 60,000। हमें ट्रेड डिस्काउंट कितना कहा हुआ है? 10%। तो मैंने पहले 10% माइनस कर दिया, तो मेरे पास जो परचेज वैल्यू है वो कितनी निकल आई? 54,000। अब देखो, ये 54,000 के लिए आगे की लाइन पढ़ो। 60% ऑफ द अमाउंट पेड बाय चेक इमीडिएटली। इस बार चेक वर्ड लिखा हुआ है और मैंने इतना तो आपको बता ही दिया है कि जब भी हमें चेक वर्ड कहीं लिखा हुआ मिल जाए तो हमने बैंक के थ्रू एंट्री पास करनी होती है। ठीक है, तो 60% चेक वाली है, मतलब एक तरीके से कैश वाली है। चाहे हम कैश के जरिए पे करें, चाहे हम हमारे बैंक अकाउंट के थ्रू पेमेंट करें, वो ट्रांजैक्शन कैश बेसिस वाली ही मानी जाती होती है, क्रेडिट वाली नहीं मानी जाती होती। तो 60% तो चेक के थ्रू है, वो कितनी आई? वो 60% 3240 आया। और जो 40% यहां पर आया वो क्या आया? क्रेडिट वाला। अब देखो, फिर से उसी तरीके से समझो। जब हम क्रेडिट पर किसी से माल परचेज करते हैं तो वो बंदा हमारा क्या बन जाता है? क्रेडिटर बन जाता है। क्रेडिटर हमारी क्या होता है? लायबिलिटी होता है। लायबिलिटीज का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो दूसरे तरीके से समझ लो। दूसरा तरीका क्या है? हमने इस बार गुड्स परचेज किए हैं फ्रॉम रिचा। रिचा एक पर्सन है, इस पर पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा। अब पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रिचा कौन है? रिचा गिवर है, क्योंकि हमने खरीदे तो रिचा ने दिए, देने वाली है। इस बार प्राप्तकर्ता नहीं, इस बार देने वाला है। तो देने वाले को हमने क्या करना होता है? देने वाले को हमने क्रेडिट करना होता है। देखो, दोनों ऑप्शंस आपको बता दिए हैं। अब आपको जो ऑप्शन बेटर लगता है, जिससे आपको समझ में आता है, आप वो दिमाग में रख सकते हो। अब देखो, मैंने जैसे लास्ट
थर्ड क्वेश्चन सॉरी जो सेकंड क्वेश्चन सेल वाला था उसमें आपको मैंने सिर्फ जो कैश बेसिस वाली थी वो ट्रांजैक्शन आगे चलाई थी। इसमें भी ऐसा ही कुछ करेंगे। जो 60% चेक वाला है मैंने वो 60% यहां लिखा। इसमें से जो ये 5% का कैश डिस्काउंट है मैंने वो माइनस कर देना है, तो ये मेरा कैश पेड निकल आएगा। तो जर्नल एंट्री क्या होगी, देखो इस बार गुड्स परचेज किए हैं तो परचेजेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितने से होगा, परचेज वैल्यू से, यानी कि 54,000 से। जितना बैंक में से पैसा एक्चुअली गया, एक्चुअली कितना गया, ये गया, ठीक है। तो बैंक में हम 30780 से क्रेडिट करेंगे। जितना कम देना पड़ा वो हमारा फायदा हो गया। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि जितने हमारे फायदे होते हैं उनको क्रेडिट कर दो। तो मैंने 2 डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट कर दिया। और रिचा यहाँ पर मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको कि क्रेडिट होगी क्योंकि वो गिवर ऑफ द गुड्स है। तो रिचा को क्रेडिट कर देंगे। कितने से करेंगे, जो यहाँ ये 40% हमने क्रेडिट वाला निकाला था। आई होप कि आपको इतना पर्टिकुलर कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। गाइज काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हम जर्नल एंट्रीज के, हम अकाउंटेंसी के बेसिक्स बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे, बिल्कुल एकदम पानी की तरह साफ। अब देखो हम नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। हमारे पास अब जो कुछ ट्रांजैक्शंस मैंने ली हैं वो ना बैंकिंग से रिलेटेड कुछ ट्रांजैक्शंस ली हैं, जिसको मैं आज क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं समझा रही हूँ। मैं आपको सीधा डायरेक्ट जर्नल एंट्री की फॉर्म में ही समझा रही हूँ कि किस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट बैंकिंग ट्रांजैक्शंस पास ऑन की जा सकती हैं। एक फर्स्ट लाइन जो मैंने मेंशन की है वो 2-4 बार मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है कि जब भी चेक वर्ड मेंशन हो ट्रांजैक्शन में तो बैंक अकाउंट का इस्तेमाल किया जाता है जर्नल एंट्री पास करने के लिए। जब भी चेक शब्द का इस्तेमाल हो तो लेन देन में तब बैंक खाते के जरिए प्रविष्टि की जाती है। आई होप कि इतना ये कंसेप्ट जो है वो आपको याद होगा। अब आगे जो हम ट्रांजैक्शंस, कुछ इंपॉर्टेंट बैंकिंग ट्रांजैक्शंस समझेंगे, उसमें देखो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बैंकिंग ट्रांजैक्शन है ओपनिंग अ बैंक अकाउंट। मतलब जब हमने बैंक में खाता खोलना होता है तब क्या जर्नल एंट्री होती है। देखो जब मैंने बैंक में खाता खोलना है तो मैं कैश लेकर जाऊंगी, बैंक में जाके फॉर्म भरूंगी, कैश जमा करवाऊंगी और मेरा बैंक खाता खुल जाएगा। सिंपल यही रूल है ना। तो बैंक जो है वो रिसीवर ऑफ माई कैश बन गया, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, पहले स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि बैंक जो है ना उसको हमने पर्सन में कवर करना है, पर्सनल अकाउंट का रूल लगाना है। तो बैंक इज द रिसीवर ऑफ कैश। तो रिसीवर को हमने क्या करना होता है, डेबिट करना होता है। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। और टू कैश, कैश हमारी एसेट होती है और एसेट को हम क्रेडिट बट गोज आउट का रूल लगाएंगे क्योंकि ये हमारे हाथों में से जा रहा है। तो जो जा रहा होता है उसको हम क्रेडिट करते होते हैं। तो इसीलिए हमारी जर्नल एंट्री बन जाती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आई होप कि ये जर्नल एंट्री आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो बहुत ही ध्यान से, नेक्स्ट है बैंक चार्जेस। जब बैंक कोई शुल्क काटता है, जब बैंक हमारे ऊपर कोई चार्ज लगाता है। देखो बैंक ने हमें एटीएम की फैसिलिटी दी है तो उस पर भी कुछ चार्जेस कटते हैं। हो सकता है बैंक हमारे बिहाफ पर कोई और एक्सपेंसेस हमारे पे कर रहा हो तो बैंक चार्ज कर लेगा, हमारे बैंक अकाउंट में से पैसे काट लेगा, ठीक है, हमारे बिहाफ पर। वो अगर कोई पेमेंट कर देता है तो उसकी जो जर्नल एंट्री होती है वो क्या होगी। देखो बैंक चार्जेस हैं, चार्जेस का मतलब एक तरीके से हमारा शुल्क है, मतलब एक तरीके से हमारा एक्सपेंस है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, एक्सपेंसेस को हमने क्या करना है, डेबिट करना है। इसलिए बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट कर दिया जाता है। अब क्योंकि डुअल एंट्री एस्पेक्ट क्या कहता है कि अगर कोई चीज डेबिट हो रही है तो उसके ऑपोजिट उतनी ही इक्वल अमाउंट से कोई दूसरी चीज क्रेडिट होनी चाहिए। अब हम किसको क्रेडिट करेंगे, जो दे रहा है हमारे बिहाफ पर वो बैंक चार्जेस, मतलब चार्जेस कौन पे कर रहा है हमारे बिहाफ पर, बैंक है, बैंक इज द गिवर।
बैंक है देने वाला हमारे बिहाफ पर, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो कुछ इस प्रकार से बैंक चार्जेस की जर्नल एंट्री बन जाती है। ठीक है, समझ गए। बैंक आपसे घर पर आकर नहीं मांग के जाता है, बैंक आपके बैंक खाते में से ही कटौती काट लेता होता है। तभी आपको कई बार मैसेजेस आते होते हैं ना, एसएमएस बैंकिंग के लिए थ्रू क्या आते होते हैं, अगर बैंक में पैसा जमा होता है तो आपको मैसेज आ जाता होता है, अगर बैंक में से पैसा कटता होता है तो आपको मैसेज आ जाता होता है। तो इसका मतलब जब बैंक में से पैसे कट रहे हैं तो बैंक देने वाला है, तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा। अगर बैंक में कुछ रिसीव हो रहा है या बैंक ही आपके खाते में जो बैलेंस पड़ा है उस पर आपको इंटरेस्ट दे रहा है, तो वो इंटरेस्ट मिलना, आपको इंटरेस्ट बैंक दे रहा है, तो जो ब्याज वो दे रहा है वो आपके लिए इनकम है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, इनकम्स को क्रेडिट करना चाहिए। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो इसलिए हम यहाँ पर बैंक इंटरेस्ट को क्रेडिट कर देंगे। और फिर से बैंक हमें, क्या आपने कभी अपनी पासबुक पर एंट्रीज भी करवाई होंगी, क्या आपको बैंक आपके घर पर आकर कैश देकर जाता होता है कि ये लो भाई तुम्हारे इंटरेस्ट के पैसे? नहीं, बैंक आपके खाते में ही वो पैसे जोड़ देता होता है। इसका मतलब उस वक्त ये बनता होता है कि हमारे बैंकर ने वो पैसा रिसीव कर लिया, तो उस वक्त बैंक रिसीवर बन जाता है और हम हमारे बैंक अकाउंट को डेबिट कर लेते हैं। आई होप कि ये एंट्री भी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम मूव ऑन करेंगे, बहुत ही आसान, अमाउंट विड्रॉन फॉर ऑफिशियल यूज। जब हम बैंक से पैसा निकालते हैं, लेकिन जो पैसा निकाला जा रहा है वो व्यावसायिक जरूरतों को ही पूरा करने के लिए निकाला जा रहा है। मतलब एक तरीके से यूं सोच लो, मान लो हमने फर्नीचर खरीदना था ऑफिस के लिए और हमने बैंक के थ्रू पेमेंट कर दी, तो वो तो फर्नीचर हमारे पास बदले में आ गया, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या हो जाती है, हमने की भी है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब यहां पर है कि हमने किसी एसेट को खरीदने के लिए नहीं है, बस ऑफिशियल यूज वर्ड अगर आपको लिखा हुआ आ जाता है तो इसका मतलब है कि हमने बैंक में से पैसा निकलवा लिया और कुछ पैसा हमने हमारे ऑफिस में रख लिया। कैश भी तो चाहिए ना पास रखे हुए, तो इसलिए उस वक्त क्या होगा, जो एंट्री हमने यहाँ की थी ये ओपनिंग वाली, कि तब हमारे हाथ से पैसा निकल गया था और बैंक रिसीवर बन गया था। इस बार क्या होगा, हमारे हाथ में पैसा आ गया, डेबिट व्हाट कम्स इन, और बैंक देने वाला कौन है, बैंक, तो इसलिए देने वाले को मैंने क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट द गिवर। तो एंट्री बन जाएगी बिल्कुल इसके ऑपोजिट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब देखिए हमारी एक और लास्ट जो आज की स्लाइड है वो है अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज। देखो अभी अभी जो लास्ट में मैंने आपको समझाया था वो था ऑफिशियल यूज के लिए, अब जो मैं आपको बता रही हूँ वो प्राइवेट यूज के लिए बता रही हूँ। तो मतलब जब हम बैंक से पैसा तो निकाल रहे हैं लेकिन हम अपनी कुछ निजी जरूरतों को पूरा करने के लिए निकाल रहे हों, तो आपको पता है कि जब भी निजी जरूरतों के लिए हम पैसा या कुछ भी निकलवाते हैं बिजनेस से तो उसे आहरण बोला जाता है, उसे ड्रॉइंग्स बोला जाता है। तो उस केस में हमने क्या करना है, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आई होप कि ये पर्टिकुलर जर्नल एंट्री भी आपको याद हो गई होगी, समझ आ गई होगी। बैंक पैसा देने वाला है तो हम बैंक को क्रेडिट कर देंगे। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कहा था कि हम कैपिटल और ड्राइंग्स को भी पर्सनल अकाउंट के रूल के अंडर ही कवर करते हैं। जैसे अगर राम का बिजनेस है तो ये राम की ड्राइंग्स बन जाएंगी, और डेबिट इसलिए करेंगे क्योंकि राम रिसीवर बना है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो इसीलिए ये जर्नल एंट्री इस रूल को फॉलो करते हुए पास ऑन की जाती होती है। अब देखो बहुत ही ध्यान से, व्हेन चेक रिसीव्ड इज डिपॉजिटेड ऑन दी सेम डे। मान लो 1 अप्रैल को मुझे चेक मिला है। अब देखो चेक अपने आप तो नहीं कैश में कन्वर्ट हो जाता होता, अगर आपने देखा हो कभी तो चेक हमें बैंक में डिपॉजिट करवा के आना पड़ता होता है, लगाना पड़ता है, बैंक की एक पेटी होती है उसमें जमा करवा के आना पड़ता होता है, या
जो ऑफिशियल स्टाफ बैठा होता है, बैंकिंग स्टाफ, वहां उनके पास जाकर हमें वो चेक डिपॉजिट करवाना पड़ता होता है, सबमिट करवाना पड़ता होता है, तब वो चेक जो है उसका पैसा जो है वो हमारे अकाउंट में ट्रांसफर होता है। तो देखो, अगर तो चेक 1 तारीख को मिला था और 1 तारीख को ही मैंने बैंक में जमा भी करवा दिया, सेम डे को ही, तो मैंने बैंक अकाउंट डेबिट ही लिखना है। और 2 किसका नाम लिखना है? जो देने वाला है। जनरली हमें डेटर्स से पैसे मिलते होते हैं, तो मैंने यहाँ पर 2 डेटर अकाउंट लिख दिया, लेकिन आपको एंट्री में किसी का नाम दिया हुआ होगा, तो हम यहाँ पर उस गिवर का, उस देने वाले का नाम लिखेंगे। ठीक है। अच्छा, अब बात आती है ये वाली, जब चेक हमें जो मिला था हमने उसी दिन जमा नहीं करवाया। हमें 1 अप्रैल को चेक मिला था, ठीक है, रिसीव हुआ था 1 अप्रैल को, लेकिन हमने डिपॉजिट जो है वो मान लो 5 अप्रैल को करवाया है, तो सेम डे नहीं करवाया, फर्क है। तो जब ये फर्क हो, जब हमने सेम डे डिपॉजिट ना करवाया हो, तो जो 1 अप्रैल होगा उस वक्त मैं ये जर्नल एंट्री पास करूंगी, चेक इन हैंड, कि मेरे हाथों में है चेक, तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, बिल्कुल उसी तरीके से कि जो देने वाला है उसको हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है। अब देखो, अब 5 अप्रैल को कौन सी एंट्री होगी? जब इसी चेक को हम जमा करवाएंगे। मैंने बोला ना कि हमने 5 अप्रैल को मान लो जमा करवाया है, तो मान लो 5 अप्रैल को अगर हमने जमा करवाया है, तो 5 अप्रैल को कौन सी जर्नल एंट्री होगी? 5 अप्रैल को ये वाली जर्नल एंट्री होगी। बैंक अकाउंट उस वक्त डेबिट बन जाएगा, क्योंकि अब चेक का रिसीवर कौन बन गया? अब चेक किसने रिसीव कर लिया? अब चेक बैंक ने रिसीव कर लिया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और जो चेक इन हैंड का एक फिक्टिशियस सा अकाउंट हमने यहाँ ओपन किया था, सिर्फ नाम मात्र का अकाउंट हमने जो यहाँ ओपन किया था, वही अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। कि पहले हमारे हाथों में था, हमने डेबिट कर उसे डेबिट वट कम्स इन कर लिया था, अब ये चेक मेरे हाथों से जा रहा है, तो क्रेडिट वट गोज आउट का रूल लगाकर मैं एक तरीके से इस चेक इन हैंड को यहाँ पर क्रेडिट कर दूंगी। एक बार डेबिट और एक बार क्रेडिट होकर ये कट जाएगा। जैसे हम मैथ्स में प्लस माइनस कहते होते हैं ना, कट जाते हैं, तो बिल्कुल उसी तरीके से एक बार ये चेक इन हैंड यहाँ डेबिट हुआ और एक बार यहाँ क्रेडिट हुआ, तो ये खाता अपने आप ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, मतलब इसका नेट इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा। तो आई होप गाइस कि आज का जो ये सेशन था ये भी आपको बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि ये एंट्रीज भी आपको बहुत बहुत काम आने वाली हैं। मैं इसीलिए आपको बार बार कह रही हूँ कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन नहीं प्रेस किया है, तो काइंडली जल्दी से ये काम कर दीजिए। जितना हो सके उतना वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।